हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो ही मिलती रहेंगी। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 हमारा होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं। वो वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, क्या होने वाला है? वैद्युत फ्लक्स होने वाला है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। वही आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो हमारा वो इसी पर बेस्ड होगा। वो गॉस की प्रमेय होगा, तो जो कि वो इंपॉर्टेंट है। तो गॉस की प्रमेय को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो आज हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स। देखिए कहता है किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, तो मैंने इसको बहुत छोटे में लिखा हुआ, ठीक है ना। मैं बताता हूँ इसको क्लियर क्या है कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा। बस आपको यही ध्यान देना, बस एक ही बात है कि वैद्युत बल रेखा को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बात है ये। देखो, पूरे भी वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये देखो हमने क्या माना हुआ, ये पूरा हमारा वैद्युत क्षेत्र है। इसको हमने वैद्युत क्षेत्र को देखो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने क्या माना है, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र मान लिया है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र में ये सारी रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब हमने क्या रखा हुआ है, इसमें बीच में एक पृष्ठ रखा हुआ है। ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, वैद्युत बल रेखा भी ये हकीकत में काल्पनिक होती है, बट ये है कि हम इसको वैद्युत क्षेत्र को समझने के लिए वैद्युत बल रेखा का हम सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ है वो काल्पनिक है। अब हमने क्या किया कि इस पृष्ठ को रखा हुआ इस तरीके से, और ये वैद्युत बल रेखा इस तरीके से ये जा रही है। ठीक है, तो अब जितने वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखा पार होगी, गुजर करके उधर जाएगी, वह उतनी वैद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब देखो वैद्युत फ्लक्स हम किसको कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स असल में वो वैद्युत बल रेखा ही है। देखो हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया ना, ये डायग्राम क्या है, ये देखो ये वैद्युत बल रेखा ये दिखा रहा है, ये सारा ये वैद्युत बल रेखा दिखा रहा है। तो लेकिन यहां पर कुछ हमने ये फाई ई लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई? तो ये पृष्ठ से होकर जो गुजर गया, जो पृष्ठ से मतलब हमने कहा ये पृष्ठ है और ये इस तरीके से वैद्युत बल रेखा जा रही है। जो इधर से निकल गई उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इस पृष्ठ से होकर उधर निकलेगी, ठीक है, जो इस पृष्ठ से होकर उधर निकलेगी, उन बल रेखाओं को ही हम फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स उन्हीं को कहते हैं। तो देखो इस पृष्ठ से होकर निकल रही है, 5 निकल रही है, 1 2 3 4 5। अगर कोई पूछे कि इस पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो ये वैद्युत फ्लक्स 5 है, और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पर एक नया टर्म्स है फाई ई। देखो इसको फाई ई का मतलब ये होता है, इसको इस तरीके से आप गोला बनाइए और बीच में इसको काट दीजिए। इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं इसको? फाई। इसको फाई बोलते हैं। और ये ई का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये ई जो बताता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता है। फाई जो है कि फिजिक्स में हम फ्लक्स को देखते हैं, तो ये ई का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कहते हैं। अब ये मान लो कि ये पृष्ठ है, ये तो हमने क्योंकि वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा कि मतलब हम इस पूरे से अगर निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकलेगा फाई की वैल्यू। तो देखो अगर हमें इस पूरे की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखो अगर हमें इसकी पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको मान लेते हैं, ये मान ले इसका एरिया क्या है, क्षेत्रफल मान लिया ए है। ठीक, क्या माना? ए है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस क्षेत्रफल ए को हम क्या करते हैं, किसी छोटे खंड में हम तोड़ देते हैं। मान लीजिए कि इसका छोटा खंड हमने इतना बड़ा लिया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, डी ए कहते हैं। अब डी का मतलब ये होता है कि छोटी चीज को हम जब लेते हैं, मैथमेटिकल में हम डी कहते हैं। तो फिजिक्स जो है कि वो फिजिक्स में भी हम डी को जो है डी ए जहां लिख जाए, डी जहां आ जाए, तो मतलब ये छोटी चीज की बात हो रही है। तो हम जो ये पूरा जो हमारे पास है पृष्ठ जो है, उस पृष्ठ को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेते हैं। तो उस एक खंड का हम जो क्षेत्रफल कहते हैं, तो उस क्षेत्रफल का हमारे पास जो मान है वो डी ए है। ठीक है, अब डी ए जो है, उस डी ए से जितना फ्लक्स गुजर रहा है, देखो असल में ये फ्लक्स, ये देखो पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है। तो पृष्ठ जब रखा हुआ है तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो है कि सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल का जो सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश, उसमें डायरेक्शन भी होती है। अगर देखो ये क्षेत्रफल मान लो, ये पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल का जो सदिश होगा वो इसके लंबवत इस तरीके से होगा। ठीक है, लंबवत इस तरीके से होगा, क्योंकि हमारे पास एक्सिस 3 होते हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तीसरा हमारा जेड एक्स हो गया। तो ये देखो जो हमारा बेसिकली, ये देखो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस में ये है,
अगर इस बोर्ड को हम कहें कि ये हमारा एक्स वाई में है, लेकिन अगर इस बोर्ड की जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो हमारा इस डायरेक्शन जेड में होगा, क्योंकि इसके लंबवत होगा। तो वही चीज हमें यहाँ देखनी है पृष्ठ पर। देखो वैद्युत जो है पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हमने इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, और वैद्युत बल रेखा इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, हमने पृष्ठ को इस तरीके से रखा हुआ है। तो अब जब हमने इस तरीके से रखा हुआ है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, इसके लंबवत होगी भाई। इसके लंबवत मतलब इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है भाई, चाहे आप इधर लो या इधर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसके लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। ये जो पृष्ठ आपका है, इस पृष्ठ के आपको लंबवत होनी चाहिए, तो इस पृष्ठ के लंबवत इधर है या तो इधर होगी। अब जो डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर जा रही है। आप जो है कि क्षेत्रफल सदिश जो है उसकी भी दिशा अगर आप ले रहे हैं तो उसकी भी दिशा आपको उधर ही मिल, अगर आप इधर ले रहे हैं डायरेक्शन, देखो आप नेगेटिव मत जाना, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की हमें सिर्फ थीटा से वैल्यू लेनी है, वो नेगेटिव नहीं लेना। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि देखो ये डीए की डायरेक्शन किधर जा रही है, इधर जा रही है। अगर हम कहेंगे डीए की डायरेक्शन, देखो ये हमारा वेक्टर डीए होगा, क्योंकि जब क्षेत्रफल डीए है तो उससे जो उसकी जो क्षेत्रफल सदिश होगी उसके डीए होगा, और उससे जो फ्लक्स निकला वो ई, भाई वैद्युत क्षेत्र तो वही होगा कि बदल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र वही होगा। तो जब इससे इस डीए से जो ये हमारा खंड है, इस डीए से कितना निकलेगा वैद्युत फ्लक्स, उसको एक मिनट बताता हूं कि उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। ये डीए है, तो डीए से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसको हम डी फाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डी फाई ई, क्योंकि जब भाई डीए से निकल रहा है तो उनको डी फाई ई कहेंगे। अच्छा, फिर हम ये जो क्षेत्रफल हमारा है इसको डी ए इंटू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर ई। इस क्षेत्रफल से इस छोटे से खंड की वजह से जो हमारे पास जो फ्लक्स निकल रहा है वो ये निकल रहा है, लेकिन हमें पता करना है इस पूरे पृष्ठ से कितना निकलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पृष्ठीय समाकलन करना पड़ेगा इसका। तो डी फाई ई का जब हम समाकलन करेंगे इस तरह से, और ये डी ए इंटू वेक्टर ई, ठीक है, ई तो बदलेगा ना, ई तो वैसे ही रहेगा, ई बाहर आ जाएगा, और फाई ई का हमारे पास क्या हो जाएगा, ई हो जो फाई ई हो जाएगा, और इसका जो हमारे पास ई तो हमारे पास बाहर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। डीए का हमारे पास आ जाएगा ए, दो वेक्टरों का डॉट है, ये ध्यान दो, ये दो वेक्टर, ये देखो फाई ई इज इक्वल टू क्या हमारे पास आया है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मतलब ये हमारे पास जब इसको हम खोलेंगे, एक मिनट देखो, ये इसको हम किस तरीके लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई ए और कास थीटा, इस तरीके से होगा नहीं होगा। मतलब ये है कि आप ये देखो ये कास थीटा, जब इसको हम खोलेंगे ये वेक्टर ए डॉट बी का प्रोडक्ट है, तो ये क्योंकि दो वेक्टरों का अदिश गुणन है, तो इसकी वजह से हम इस तरीके से खोल सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब ये हमें क्या दिखाता है, कॉस थीटा मतलब ये एंगल बताता है, कोण बताता है ई और ए के बीच में। इसमें अब इसमें कंडीशन बन सकती है, नंबर एक जो कंडीशन हमारे पास बन सकती है, क्या बन सकती है, अगर आप थीटा इज इक्वल टू कितना ले 90 ले लें डिग्री, 90 अंश, मतलब ये है कि मतलब आप जो डीए है, ठीक है, जो आपका डीए है, मैं यहां पर समझाता हूं आपको। आपने जो डीए लिया हुआ, डीए मान लीजिए जो आपने ए लिया हुआ ए, ठीक, उसकी डायरेक्शन अगर इधर है और ई की डायरेक्शन अगर इधर है, इधर ई की डायरेक्शन है, इधर ए की डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल तभी तो 90 होगा जब दोनों के बीच की। तो अब इस डायरेक्शन में फ्लक्स कोई नहीं गुजरेगा, एक मिनट बताता हूं। हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। अब हम उसके बीच में हम पृष्ठ इस तरह के, तो इस पृष्ठ से क्या बोलते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हो, टकराएंगी, गुजरेंगी। लेकिन अगर हम इस पृष्ठ को इस तरीके से रख दें, ठीक है, अगर हम इस पृष्ठ को इस तरीके से रख दें तभी तो इसकी लंबवत डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल तभी तो 90 होगा, इस तरीके से तभी तो 90 होगा, कि मतलब इसकी जो डायरेक्शन है इस क्षेत्रफल की, इसकी जो क्षेत्रफल जो डायरेक्शन वो इस तरह होगा, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर होगी, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, 90 होगा। तो जब 90 होगा तो अब मुझे खुद बताओ कि वैद्युत बल रेखा जब इधर से जा रही है, इससे कोई गुजरेगा, इससे कोई गुजरेगा, कोई नहीं गुजरेगा। तो मतलब हमारे पास अगर हम क्षेत्रफल को और वैद्युत क्षेत्र को दोनों को एक दूसरे को लंबवत रख दें तो हमारे पास कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास क्या होती है, सेकंड वाली, अगर थीटा इक्वल टू 0 अंश रख दें,
थीटा इक्वल टू 0 अंश रख दे। वैसे भी देखो थीटा इक्वल टू अगर 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप cos 90 की यहाँ वैल्यू रखते हो तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती 0, और ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। अच्छा, अगर सेकंड वाली जो हमारे पास है थीटा इक्वल टू जो 0 अंश है, तो जब थीटा इक्वल 0 अंश है मतलब ये है कि ये जो वैद्युत बल रेखा इधर जा रही है और आपने क्या कि पृष्ठ तरीके से रखा हुआ है, तभी तो इसके बीच की डायरेक्शन क्या बोलते हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा 0 होगा, तभी तो होगा भाई, इनके बीच का एंगल तभी तो 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र इधर भी जा रही है, आपको जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी भी दिशा इधर जा रही है, तो दोनों की जब दिशा एक ही है तब उनसे क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा। सबसे ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा नहीं गुजरेगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई ए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मतलब क्या हो जाएगा ई ए, मतलब सबसे ज्यादा फ्लक्स कब गुजरेगा, जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, डायरेक्शन सेम हो जाए मतलब उनके बीच के जो एंगल है वो 0 हो जाए, तो हमारे पास सबसे ज्यादा फ्लक्स गुजरता है। देखो हम अगर वैद्युत फ्लक्स अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बहुत ही सादा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, आप मुझे लगता है कि शायद उसे समझ जाएंगे कि क्या एग्जांपल क्या है। ठीक है, देखो मैं आपको डेली लाइफ में आपको कंसेप्ट के साथ चलता हूं कि क्या कंसेप्ट इसके बीच में है। ठीक है, अगर आपने वैद्युत फ्लक्स अभी तक नहीं समझ में आया आपको, तो मैं बस आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि बस अब समझिए। देखो कंसेप्ट में ये बताना चाहता हूं कि आपको इमेजिन थोड़ा सा करवाना चाहता हूं। मान लो कि युद्ध हो रहा है, वार हो रहा है, ठीक है, युद्ध हो रहा है, तो युद्ध हो रहा है, उधर से जो सेना है क्यों क्या कर रही है कि तीर चला रही, धनुष से तीर चला रही है। अब जो तीर आ रहा है, मान लो कि एक मिनट में इधर से क्लियर करता हूं। हाँ मैंने कहा क्या कि देखो मान लो कि युद्ध हो रहा है दो पार्टीज में, ये एक पार्टी ये एक है, ये पार्टी भी है, दोनों पार्टीज में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। इधर के सैनिक क्या कर रहे हैं कि धनुष से तीर चला रहे हैं, तो तीर हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, हमारा कुछ तीर इस तरीके से जा रहा है, तीर हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। और जो ये वाली पार्टी है वो अब क्या कर रही है, ये देखो ये तीर इस तरीके से जा रहा है, ये वाली पार्टी क्या कर रही है, तीर गिरा रही है। अब ये जो अगली जो पार्टी है वो क्या कर रही है, इसके जो सैनिक है वो क्या कर रहे हैं, यहां पर ढाल लेकर के खड़े हुए हैं, इस तरीके से है, ये ढाल लेकर के खड़े हुए हैं, ठीक है, ये ढाल लेकर के खड़े हुए हैं। तो अब इनमें इस ढाल से जितनी तीर जाकर के टकराएगी, इस ढाल से जितनी तीर टकराएगी, ठीक है, इस ढाल से जितनी तीर टकराएगी, उन्हीं तीर को जो तीर ढाल से टकराएगी उसी तीर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बस यही बात है, उसी तीर को, जिस तीर को इस पार्टी ने क्या किया कि चलाया, भाई चलाया, मान लो इसने 100 तीर चलाए, ठीक है। अब जब 100 तीर चलाया तो 100 तीर काफी लंबी डायरेक्शन में जाएंगी, चौड़ी डायरेक्शन में होगी, और यहां से हमने 3 ढाल से रोका, ठीक है, और तीनों ढाल से हमें रोकने पर सिर्फ 20 तीर हमने रोक पाई। कितनी रोक पाई, 20 तीर। तो अगर आपसे पूछे कि 20 तीर रोकी गई तो आपके पास वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। वैद्युत फ्लक्स हमने एक क्वांटिटी बनाई फिजिक्स को समझने के लिए, वैद्युत फ्लक्स है क्या, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे जो पृष्ठ, जो हमने ढाल लिया, ढाल क्या पृष्ठ तो ये, उस ढाल से जितनी तीर टकराई थी, भाई कितनी टकराई थी, हमने माना 20 टकराई थी, जब हमने देखा तो 20 टकराई थी, तो जब हम गिनती करेंगे कि 20 टकराई थी तो उस 20 तीर को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। उन्हीं 20 तीर को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब देखो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये जो तीर जा रही है, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र जा रहा है आपका, ठीक ना, और ये जो ढाल है आपका, ये आपका पृष्ठ है भाई, ये क्या है आपका, ये पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से जितनी आपकी तीर जो है टकरा रही है, जितनी तीर पृष्ठ से टकराएगी उन तीर को आप गिन लीजिए, उन्हीं तीर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हालांकि वो भी तो तीर है भाई, ऐसा तो नहीं कि वो तीर नहीं है, तीर तो ये भी है, ये भी तीर है, लेकिन वो तीर उससे जाकर के टकराई हुई है। एक बात अगर हाँ, और देखो मैंने 2 कंडीशन भी बताई, उन दोनों कंडीशनों को आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इधर दिखाता हूं आपको, देखो ये तीर इस तरीके से जा रही है,
ये तीर इस तरीके से जा रही है, ठीक है। हमने तो ढाल रखा हुआ किस तरीके से, परपेंडिकुलर, मतलब ये है कि इनके देखो ये हमने ढाल इस तरीके से रखा हुआ है और इनके जो क्षेत्रफल सदिश है वो इधर डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है, जो कोण है वो 0 है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ढाल को हम कुछ इस तरीके से रख देते हैं, इस तरीके से। हमने कुछ इस तरीके से ढाल को रख दिया, मतलब हमने पट रख दिया ढाल को हमने पट रख दिया। तो अब मुझे बताओ भाई, अब इस ढाल से कितनी तीर रोक सकते हो आप? चलाया आपने 100 तीर, अगर आपने ढाल को आपने इस तरीके से रख दिया भाई, ढाल को तो आपने अगर इस तरीके से रखा तब तो आपको रोकेगा, लेकिन आपने अगर ढाल को इस तरीके से रख दिया तो पता चला कि तीर तो कोई रुकेगी नहीं, कोई नहीं तीर रुकेगा भाई, कोई तीर ही नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने ढाल को इस तरीके से रख दिया है। तो जब आपने ढाल को रख दिया कोई तीर नहीं रुके तो मतलब कोई फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स हम उसी को कहते हैं जो किसी पृष्ठ से होकर गुजर जाए, उसी को फ्लक्स कहते हैं। बस यही कंसेप्ट था फ्लक्स का। तो मुझे लगता है कि इसके बाद से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वर्ड फ्लक्स समझने में, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा आपको डेली लाइफ से भी एग्जांपल दिया और उसे दिया। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, उसके बाद उसको कोई हल निकाला जाएगा बताने का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो गॉस की प्रमेय होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रमेय है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप गॉस की प्रमेय को जरूर देखें। इस लेक्चर को आप देखेंगे तभी आपको गॉस की प्रमेय समझ में आएगी। और इस लेक्चर को समझने के लिए आपको इसके पहले का लेक्चर देखना पड़ेगा, जो कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो वैद्युत क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो कि वैद्युत बल रेखा को हम यहाँ पर बात की थी, वैद्युत बल रेखा की हम बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हम वैद्युत बल रेखा पढ़ना पड़ेगा। तो वैद्युत बल रेखा पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरी वहां पर 2-3 वीडियो है, वहां पर देख लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। उसके बाद से ये वीडियो आप देखिए वैद्युत फ्लक्स, और इसके बाद से जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय।